नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पे। बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर आप इतनी सारी कंट्रीज़ बताते हो जहाँ पैसे नहीं लगते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत फीस है, बट जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं कंडीशन इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हम पूरी नहीं कर पाते हैं। कहीं पे 6.5 बैंड मांगे, कहीं पे 6 इंच बैंड मांगे हैं, कहीं पे विदाउट आइलेट्स तो है बट इंटरव्यू इतनी हार्ड होती है कि उसे क्लियर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसी कंट्री बताओ जहाँ थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएँ बट हमारा एडमिशन और वीज़ा दोनों आ जाए। तो एक ऐसी ही कंट्री लेके आया। कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही पावरफुल कंट्री। इसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस। बहुत सारे लोगों का सपना होता है पेरिस में जाके फोटो शूट करना, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ की लैंग्वेज सीखना, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे फायदे हैं। वहाँ पे जो आपकी इनकम है वो भी डबल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे अगर हम फ्रांस जाना चाहते हैं तो कैसे जाए, क्या इसकी प्रतिक्रिया है। तो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो पूरा देखिएगा मेरा वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्रांस में जा सकते हैं, क्या वे है। वहाँ पे जाने के लिए 2 वे हैं, एक है बैचलर स्टडी, एक है मास्टर स्टडी। वहाँ पे दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टडी और है, लैंग्वेज प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे सिर्फ बैचलर और मास्टर के लिए। अगर आप बैचलर मास्टर में जा रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रखी है इंडिया में, तो विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आइल्स कर रखी है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके एडमिशन और वीज़ा में। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। अगर हम बैचलर की बात करें, बैचलर में आपके जो भी 10th हो 12th है, 60% से नंबर ज़्यादा होने चाहिए। उसमें ज़्यादा गैप ना हो, अगर गैप हो तो उसका जस्टिफिकेशन हो। और एज लिमिट है 23 से 24 साल। 23-24 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल हो जाए तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन यही है। अगर आपने बैचलर कर रखी है तो एज लिमिट है 40 साल तक, तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि 8 साल पापा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 8 साल बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वहाँ पे रिस्क मत ले, क्योंकि अगर आप विदाउट आइल्स वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आर्ट्स के साथ, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपको रिजेक्शन आ जाता है तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खराब हो सकता है। अभी तो स्टार्टिंग है कि अगर आपको एंड में जाके वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जैसे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें बहुत सारे पैसे खराब होते हैं। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बात कर लेते हैं मास्टर स्टडी के लिए। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो एज लिमिट मैंने बता दिया है कि 35 से 40 साल अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो स्टडी जो कंप्लीट हुई है, या फिर 2012 तक हुई है, 2010 तक हुई, 2007 तक हुई है, या भी अभी पास हुए हैं, उससे बात के लेके अभी तक का 2023 तक का या 24 आने वाला जो भी टाइम है, उसका जो गैप का जस्टिफिकेशन वो जेन्युइन होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका गैप का जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपका एडमिशन है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसमें भी आपकी जो परसेंटेज है 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने BA आर्ट्स कर रखी है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आपने जॉब कर रखी है, कहीं पे बिजनेस कर रखा, अगर आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपको और ज़्यादा स्किल अच्छी आ गई है, बोलने में ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, तो वो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा अगर आप विदाउट अप्लाई कर रहे हैं रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई तो किया तो वहाँ पे एडमिशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। ऐसे तो बोलते हैं कि हम इंग्लिश निकाल लेंगे, जब बारी आती है इंटरव्यू की, जब कोई फॉरनर इंटरव्यू लेता है, इंट्रोडक्शन तो छोड़ो अपना नाम भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो भूल जाते। तो बहुत सारे बच्चे हो गए सर हेजिटेशन होगी, हम इंडियन के सामने तो बात कर लेते हैं, फॉरनर के सामने बात नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसे नहीं है कि BA वाले की एडमिशन नहीं आती, BA वाले की एडमिशन आ जाती है, आराम से आती है। बस यही है कि आपका जो परसेंटेज 60 से ज़्यादा होने चाहिए, गैप का जस्टिफिकेशन हो, और आपका जो इंग्लिश स्किल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आती है तभी वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू है बिल्कुल फ्री में होती है, अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अरेंज करने होते हैं, जैसे LOR हो गया, MOI हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ स्कूल आपके जो यहाँ से आपने स्टडी की है वो कुछ पैसे भी लेते हैं, कोई फ्री में बना देता है, कोई 300 रुपये लेता है। कुछ कॉलेजेस हैं जलंधर पंजाब में जो कि 2-2 हज़ार रुपये, 2500 रुपये लेते हैं। तो आपने सोच समझ के अप्लाई करना है, इतने पैसे ख़राब नहीं करने हैं। तो अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो इंटरव्यू बहुत ही ईजिली होता है, बहुत ही लाइकली होता है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पे बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है बैचलर और मास्टर के लिए, बस जो एज लिमिट मैंने बता दी 23 से 24 साल तक बैचलर वालों के लिए है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो एडमिशन लेटर आ जाता है कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कहते हैं हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। ये कंट्री उन्हीं के लिए यहाँ पे आप जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, इंटरव्यू को जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कंडीशन लेटर में साथ आ जाता है। जो कंडीशन लेटर में जो फीस मेंशन की होती है वो आपको पे करनी होती है, फीस जो कि 8 लाख से 10 लाख तक फीस आ जाती है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है या किसी आर्ट्स के स्टूडेंट तो आपकी फीस 8 से 9 तक के आ जाती है। अगर आप मेडिकल के रिलेटेड के कोर्स ढूंढ रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका फीस 9 से लेकर 10 लाख तक फीस आ जाती है। तो अगर आपने सेट का एग्जाम दे रखा है या फिर आइल्स कर रखी है तो आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस है, जो कि अभी तक स्कॉलरशिप किसी को मिली नहीं है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर सेट कर रखे तो आपके वहाँ पे फीस आधी होने के भी चांसेस है या फीस माफ भी हो सकती है। तो आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेट की भी तैयारी की उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे फीस पे कर देते हैं, जो भी फीस पे होने के बाद आपको एक कॉन्सुलेट के जाके इंटरव्यू देनी होती है, जो कि चंडीगढ़ में है, दिल्ली में भी है, बहुत सारे स्टेट में इन्होंने अपने कॉन्सुलेट बना रखे, जिसे हम फ्रांस का कैंपस भी कहते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो समझ लिया आपका 98% आपका वीज़ा लगना तय है। उसके बाद आपको एम्बेसी जाना, एम्बेसी में बहुत ही ईजिली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो आदमी कैंपस की, जो कि फ्रांस का कैंपस है, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो एम्बेसी की इंटरव्यू निकालना बहुत ही ईजी होता है। बस जो ज़्यादा मेहनत होती है वो कैंपस की इंटरव्यू ही होती है। तो आपने ध्यान रखना, जब भी इंटरव्यू के लिए जाए पूरी तैयारी के साथ जाए, और यहाँ का जो बजट है वो लेके, अगर आपकी फीस 8 लाख है तो ऊपर खर्चा ले ले 50,000 रुपये के आसपास, जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्टल हो गया, मेडिकल हो गया, और आपका अपॉइंटमेंट का हो गया, और आपकी एम्बेसी फीस हो गई, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, जो भी खर्चा आता है ये मोटा मोटा लेके चलिए। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो यही आपके 50,000 रुपये कुछ ख़राब होंगे। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो पूरी पूरी आ जाती है, जितने यूरो भेजेंगे उतने यूरो आ जाएंगे। अगर आपके यूरो बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे आपको वापस, अगर आपका यूरो कम हो जाए तो कम भी आ सकते हैं। तो इसमें यह नहीं कि इंडियन रुपीज़ कट होंगे, जो भी यूरो होंगे वही फीस आपकी वापस आएगी। अगर फाइल सबमिशन के समय आपका इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने फादर के दिखा सकते हैं, अपने भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है 15 लाख तक होनी चाहिए, 3 महीने पुराने होने चाहिए, विद उसका प्रूफ ये पैसे कहाँ से आए हैं। जब आप एम्बेसी में फाइल सबमिट कर देते हैं, इंटरव्यू हो जाती है, तो 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पे वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो वीज़ा में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो बीच वाला स्टेप है बहुत ही टफ होता है। तो जब आपका वीज़ा आ जाता है तो वहाँ पे आप 10 से 15 दिन के अंदर कभी भी वहाँ फ्लाइट कर सकते हैं। वहाँ के जाने के फ़ायदे क्या हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वहाँ पे जॉब मिल जाती है, वहाँ पे हर तरह की जॉब मिल जाती है। अगर आप लैंग्वेज सीख के जाते हैं, फ्रेंच जिसे हम बोलते हैं, तो आपको ये लेके चलिए आपकी सैलरी ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि वो जिनको फ्रेंच आते हैं उनको जल्दी जॉब पे रखते हैं, जिनको इंग्लिश आती है उनको जल्दी जॉब पे नहीं रखते हैं। तो उनको अगर रखते भी हैं तो उनको सैलरी या पे उनको बहुत ही कम मिलता है। अगर आप फ्रांस में जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना, जाते आप ये मत सोचिए कि जाते मैं जॉब करूँगा, पार्ट टाइम जॉब करूँगा या काम पे लग जाऊँगा। फ्रांस के अंदर जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कारण ये है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब देते हैं जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। लोकल इंग्लिश को जल्दी वो लाइकली या रखते नहीं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप फ्रांस में जाए फ्रेंच लैंग्वेज सीख के जाएँ, तभी आपको वहाँ पर जाने का फ़ायदा है। नहीं तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आप पैसे ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर महीने का खर्चा कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये है। तो कंट्री बहुत ही महंगी है, इनकी इकॉनमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल कंट्री है। वो कंट्री बहुत सुंदर भी, यहाँ पे बहुत तरह से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कंट्री में पैसा बहुत है। बट कमाने का जो तरीका वो आपको मैंने बता दिया। लोकल लैंग्वेज सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, इंग्लिश के सारे वहाँ पे नहीं रह सकते। हाँ, जाकर आप यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, तो आप कनाडा की PR भी वहाँ से बहुत ईजिली ले सकते हैं, या फिर वीज़ा बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है। ये बात की बातें हैं। तो अगर आप भी फ्रांस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एडमिशन के बारे में, वीज़ा के बारे में या प्रोसेस के बारे में, तो हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, फंड की दिक्कत है, तो भी हम इससे मदद ले सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।